सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मानव श्वसन तंत्र। इससे पहले की क्लास में हमने जैव प्रक्रम के अंतर्गत मनुष्य के आहार नाल या पाचन तंत्र का विस्तार से वर्णन किया है और अगला जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो है मानव श्वसन तंत्र। श्वसन शरीर के लिए अति आवश्यक प्रक्रिया है और जीवों में अगर हम देखें तो श्वसन मूल रूप से दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी या अवायवीय श्वसन, जिसे वायवीय और अवायवीय भी कह सकते हैं हम। तो वायवीय श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन की सहायता से होने वाला श्वसन और अवायवीय या अनोक्सी श्वसन का अर्थ है ऐसा श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता हो। ये चीज़ हम पहली बार सुन रहे होंगे कि क्या श्वसन भी बिना ऑक्सीजन के होता है। तो हाँ, ये आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा कि भाई ऑक्सीजन को अंदर लेना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन है, परंतु मूल रूप से ये श्वसन नहीं है। श्वसन का जो अर्थ है वो ये है कि जब हम भोजन करते हैं और भोजन के बाद जो ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंचती है वो ग्लूकोज का अपघटन हमें करना है। तो ग्लूकोज के अपघटन कुछ जीवों में तो ऑक्सीजन की सहायता से होते हैं, मतलब देखिए कि ग्लूकोज का अपघटन कुछ जीवों में होता है ऑक्सीजन की सहायता से और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और कुछ जीवों में जो ग्लूकोज का अपघटन है वो बिना ऑक्सीजन के ही हो जाता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस आधार पर हमने श्वसन को दो भागों में बांट दिया है। आप साधारण रूप से कह सकते हैं कि यदि भोजन का या ग्लूकोज का अपघटन वायु की उपस्थिति में होता हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो, तो ऐसा श्वसन कहलाता है ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, और ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज का अपघटन बिना वायु के होता है अवायवीय या अनोक्सी श्वसन कहलाता है। तो ये तो मैंने श्वसन को पहले दो भागों में बांट दिया है, दोनों का थोड़ी सी आपको परिभाषा आपको बताइए। अब हम मुख्य रूप से यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सी श्वसन। मनुष्य के अंदर जो होता है वो होता है वायवीय या ऑक्सी श्वसन। इस श्वसन को करने के लिए हमारे शरीर में अन्य जीवों की तुलना में जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है, रेस्पायरेशन सिस्टम पाया जाता है। और ये जो सिस्टम है वो नासा छिद्र, नाक से प्रारंभ होता है, फिर नासा मार्ग, फिर ये कंठ के बाद श्वास नली, यहाँ से श्वसनी और फिर फेफड़ों पर जाकर समाप्त होता है। तो मानव श्वसन तंत्र को हम संरचना की दृष्टि से निम्न प्रमुख भागों में बांट देते हैं। एक एक पॉइंट में बताऊंगा और चित्र बना के उसको आपको विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले देखो नासा मार्ग, नासा छिद्र तथा मार्ग पहला पॉइंट है। दूसरा है कंठ, तीसरा पॉइंट है श्वास नली, चौथा पॉइंट है श्वसनी तथा श्वसनिकाएं, पांचवा जो पॉइंट है फेफड़े, और छठा पॉइंट है डायफ्राम। मनुष्य के श्वसन तंत्र को इन भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। मानव श्वसन तंत्र को संरचनात्मक दृष्टि से निम्न भागों में बांटा है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मनुष्यों में सामान्य रूप से ऑक्सी श्वसन होता है, वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज का हम अपघटन करते हैं। तो नासा छिद्र पहले पॉइंट की मैं बात करता हूँ। हमारे चेहरे पर जो नाक है उसमें जो दो छिद्र हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं उसे नासा छिद्र कहा जाता है, और ये नासा छिद्र अंदर की ओर नलिका रूपी मार्ग के रूप में खुलते हैं। उस मार्ग को नासा मार्ग कहा जाता है। यहाँ से और पीछे जो कंठ तक जो मार्ग है, नलिका रूपी संरचना है, वो नासा मार्ग है। चित्र भी मैं बना देता हूँ आपके लिए। जैसे ये यहाँ से प्रारंभ है नासा छिद्र, ये नासा मार्ग है। नासा मार्ग में महीन सूक्ष्म छोटे छोटे रोम या बाल पाए जाते हैं
और यहाँ पर श्लेष्मा की पतली झिल्ली या श्लेष्मा का स्तर भी पाया जाता है। जो महीन छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, वो वायु में उपस्थित धूल के कणों को रोकने का काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो धूल के कण हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया है, उन्हें ये रोम रोक लेते हैं। इसलिए नाक में छोटे छोटे से रोम या बाल पाए जाते हैं। आगे आप देखें कि यहीं पर अंदर महीन झिल्ली होती है, झिल्ली नुमा संरचना, श्लेष्मा की लेयर या परत होती है। उससे एक पतला सा पदार्थ या नमी युक्त पदार्थ छोड़ा जाता रहता है। तो नाक में जो नमी बनी होती है उसका लाभ हमें यह है कि वायु जो किसी भी टेम्परेचर की हमारी नाक में प्रवेश करती है, शरीर में प्रवेश करती है, उस वायु को अब जैसे ही नाक में ये प्रवेश करेगी शरीर के टेम्परेचर पर बदल दिया जाता है। तो ये दो प्रमुख कार्य है यहाँ पर। अंदर जाने वाली हवा में से बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव धूल के कणों को रोकने का काम रोम करते हैं, और जो श्लेष्मा की लेयर है, परत है, वो हमारे शरीर में जाने वाली वायु को शरीर के तापमान पे बदलने का काम करती है। आप देखते होंगे तेज गर्मियों में बड़ी तेज गर्म हवा होती है जिसे हम लू कहते हैं, परंतु वो जो लू या गर्म वायु हमारी नाक में प्रवेश करती है, नाक में जाने पर उसे बॉडी के टेम्परेचर पर चेंज कर दिया जाता है। इसी प्रकार सर्दियों में जब बड़ी ठंडी हवा होती है, वो ठंडी हवा भी जैसे ही नाक में प्रवेश करती है, इस परत की सहायता से, इस पदार्थ की सहायता से उसे भी शरीर के तापमान पर बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था जिसके बारे में आपको मैंने बताया है। दूसरा है कंठ। कंठ वाला भाग है ये, इस भाग को हम कहेंगे कंठ। कंठ हम देखें कि मुख गुहा का प्रारंभिक भाग है, या मुख गुहा यहीं से प्रारंभ हो रही है, जो आहार नाल है वो, और इसी प्रकार जो श्वास नली है उसका भी ये जॉइंट है। मतलब कंठ वाला जो हिस्सा है वो दोनों का जॉइंट वाला भाग है। यहाँ पर मैंने कल आपको पाचन तंत्र में भी बताया था कि एक एपिग्लोटिस यू आकार की संरचना आप देख सकते हैं किसी भी आईने में, दर्पण में देख सकते हैं आप, मुंह खोलकर सामने एक लटकी सी संरचना पाई जाती है, वो यहीं पर पाई जाती है, और उसका कार्य है कि जब हम भोजन करते हैं तो ये वायु मार्ग को, श्वास नली को ढकने का काम करता है। यहीं पर कंठ में कुछ झिल्ली नुमा परतें पाई जाती है, और वो परतों में कंपन होने से हम बोल पाते हैं। ठीक है भाई, तो कंठ की सहायता से बोलते हैं। जैसे कुछ आपने देखा होगा ना कि किसी को कंठ या गले में प्रॉब्लम है तो ठीक से नहीं बोल पाता है, क्योंकि उन पत्तियों में जो झिल्लियां हैं उनमें कंपन नहीं हो पाता है और व्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं बोल पाता है। तो ये हमारा कंठ वाला भाग है। कंठ से एक लंबी नलिकाकार संरचना जुड़ी होती है। कंठ से जुड़ी होती है लंबी नलिकाकार संरचना। इस लंबी नलिकाकार संरचना को हम कहते हैं श्वास नली। क्या कहेंगे भाई? श्वास नली। श्वास नली कंठ से और फेफड़ों तक जाने वाली लंबी नलिकाकार संरचना है, और इस श्वास नली ये उपास्थि की बनी होती है। आपने सुना होगा हड्डी और उपास्थि, जैसे कान की परत हमारी उपास्थि से बनी है। उपास्थि को इस तरह से मोड़ा जा सकता है, मुड़ जाती है ना, हड्डी तो है इसमें परंतु वो उपास्थि है जिसे मोड़ सकते हैं, और हड्डियां नहीं मुड़ती है। जैसे यहाँ की ये हड्डी है तो इसे नहीं मोड़ सकते हैं। हड्डी में तो एक जरा सा भी स्क्रैच आने पर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो हड्डी और उपास्थि में अंतर होता है। उपास्थियों को थोड़ा सा दबाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। तो हमारी जो श्वास नली है जो कंठ से जुड़ी है वो उपास्थि से बनी होती है, और इसमें इस तरह के छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले मतलब सी आकार की डिजाइन जिसे हम कह सकते हैं, वो इस पाई जाती है। इन सी आकार के छल्लों की संख्या होती है भाई 12 से 16। 12 से 16, जैसे मैं गिन लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 12 कम से कम होना चाहिए। 12 से और 16 के बीच में होते हैं, 13 14 15 या 16। इन सी आकार के छल्लों का जो वर्क है, कार्य है, वो ये है कि जब हम श्वास लेते हैं या इस नली में वायु नहीं होती है तो वो उसे चिपकने से रोकते हैं। अगर ये प्लेन नली होती है ना, जैसे इस तरह से, अब इसमें हवा नहीं है, या मैं एकदम से इस तरह से श्वास को बाहर निकाल लूँ तो फिर ये चिपक सकती थी।
चिपक जाती है ना, परंतु उसमें ये सी आकार के छल्ले हैं। अब अगर हम एकदम से बाहर भी हवा निकालते हैं तो ये ऐसे गैप होता है और ऐसे चिपकती है, यहाँ पे वायु होती है इसलिए आसानी से खुल जाती है। ठीक है, तो सी आकार के छल्लों का ये हमें लाभ है कि वायु की अनुपस्थिति में, वायु की कमी में ये नली को चिपकने से रोकते हैं। आगे देखो कि ये जो सी आकार, ये जो नली है वो आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है। श्वास नली आगे दो भागों में विभक्त हो जाती है। जब ये दो भागों में विभक्त होती है तो इन दोनों नलियों को हम श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? श्वसनी। इन दोनों नलियों को हम कहते हैं श्वसनी। ठीक है, श्वास नली आगे जाकर दो भागों में विभक्त होती है। जिन दो भागों में विभक्त होती है उन दोनों भागों का नाम अब हमने श्वसनी रख दिया है। श्वसनी ही हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है, श्वास नली नहीं। श्वास नली तो यहाँ तक कहेंगे हम, और जैसे ये दो भागों में विभक्त हुई इसे हमने नाम दे दिया है श्वसनी। तो हमारे फेफड़ों में प्रवेश कौन करती है? श्वसनी। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा है श्वसनिकाएं। ये जब फेफड़ों में प्रवेश कर लेती है तो फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद ये धागों के समान पूरे फेफड़ों में फैल जाती है। फेफड़ों में फैली हुई इन धागे रूपी संरचनाओं को श्वसनिकाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब जब श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश कर लेती है तो फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद ये महीन छोटे छोटे धागों के रूप में पूरे फेफड़ों में फैल जाती है, और इन महीन धागे रूपी नलियों को, नलियां ही होती है ये भी, तो इन महीन बारीक धागे के समान नलिकाओं को हम श्वसनिकाएं कहते हैं। आई हुई बात समझ में? ठीक है, तो वापस एक यहाँ से एक बार दोबारा से देखो, ये श्वास नली है जो लंबी है, जिसमें 12 से 16 सी आकार के छल्ले पाए जा रहे हैं, और इसके बाद ये दो भागों में बढ़ रही है, वो श्वसनी है। श्वसनी जब फेफड़ों में प्रवेश करती है तो छोटे छोटे धागों के रूप में बढ़ती है, वो श्वसनिकाएं हैं। अगला हमारा पॉइंट है अब फेफड़े। तो फेफड़े देखो गुलाबी रंग की हमारे सीने में, या हम कह सकते हैं कि जो हड्डियों से बना ये ढांचा, हमारे पसलियों से बना ढांचा है और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना, वक्ष गुहा इसे कहा जाता है। क्या नाम है इसका? वक्ष गुहा। मतलब पीछे तो रीढ़ की हड्डी और उससे निकली है ये पसलियां जिसे हम कहते हैं। तो पसली और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बने इस ढांचे को हम वक्ष गुहा कहते हैं, और हमारे फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, फेफड़े आपने देखा है गुलाबी रंग की मांसल संरचना होती है, कोई हड्डी इसमें नहीं होती है, एक तरह से मांस से बने होते हैं, और ऐसी व्यवस्था इसमें होती है कि जब हम फेफड़ों में वायु भरते हैं तो ये गुब्बारे के समान फूल जाते हैं, और जब श्वसन में इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो ये फेफड़े थोड़े से चपटे हो जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें कि इसके अंदर जो श्वसनिकाएं हैं, उन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरों पर, श्वसनिकाएं जो ये धागे रूपी संरचनाएं हमने बताई हैं, इनके अंतिम सिरे पर इस तरह से छोटे छोटे गुब्बारों के समान संरचना होती है। छोटे छोटे गुब्बारों के समान संरचनाएं होती है। इन छोटे छोटे गुब्बारों के समान संरचनाओं को वायु कूपिका कहते हैं। क्या नाम है इसका? वायु कूपिका। जब हम श्वास लेते हैं, श्वसन की क्रिया में जब हम ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँचाते हैं तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन इन छोटे छोटे गुब्बारे रूपी संरचनाओं में भरती है, और इन संरचनाओं में भर जाती है ना तो ये सारी फूल जाती है, और इन्हीं की वजह से फेफड़ा फूलता है। इन संरचनाओं को वायु कूपिका हमने नाम दिया है। तो वायु कूपिका छोटे छोटे गुब्बारे के समान संरचना है, और इसमें हवा भरने पर ये फूल जाते हैं, और जब इसमें से वायु बाहर निकलती है तो ये वापस से सिकुड़ जाते हैं। ये इनका वर्क होता है, ये इनका कार्य होता है। ठीक है, अब आप देखें अगला पॉइंट है इसका डायफ्राम। ये मैंने जो बनाया है ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम एक मांसल संरचना है, पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई एक तरह से मांस के बड़े से पिंड होते हैं, और इसका क्या कार्य है कि ये हमारी पसलियों को फैलाने और सिकोड़ने का कार्य करते हैं।
जो पसलियां हैं उनको डायफ्राम की पेशियों में जब संकुचन होता है तो पसलियां बाहर की ओर खुलती हैं। जब वो खुलती हैं तो हवा आसानी से अंदर चली जाती है, वायु आसानी से अंदर चली जाती है। और जब डायफ्राम की पेशियां सामान्य स्थिति में आती है तो ये अंदर की तरफ दबती हैं। जब ये अंदर की तरफ दबती हैं तो फेफड़ों पे दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण ऑक्सीजन या वायु बाहर निकल जाती है। तो ये डायफ्राम है और ये डायफ्राम से जुड़ी हुई पसलियां हैं। एक बार मैं चित्र को अब पूरा कर देता हूं आपके सामने। ये चित्र संरचना की दृष्टि से जो मैंने बनाया है, ये नासा छिद्र नामांकित कर रहा हूं मैं। नासा छिद्र, ये नासा मार्ग, ये कंठ, इसके बाद ये लंबी सी जो नलिका आपको दिखाई दे रही है, श्वास नली, ये दो भागों में जब बढ़ी है तो श्वसनी, इसके बाद जो ये अंदर धागों के रूप में जो बढ़ रही है श्वसनिकाएं, और ये जो फूली हुई संरचनाएं हैं श्वसनिकाओं का अंतिम भाग वायु कूपिका, इसके बाद ये डायफ्राम, ये तो आपको दिखाई दे रही है पसलियां, और ये दायां और बायां फेफड़ा या फुफ्फुस। तो ये हमने इसका मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना दिया है। यदि आपसे मानव श्वसन तंत्र का वर्णन पूछा जाए मेजर क्वेश्चन में 4 नंबरों 5 नंबरों के लिए, तो आपको चित्र भी बनाना है, नामांकित करना है, ये नाम कम से कम उसमें होने चाहिए। और उसके बाद आपको इसका जैसे जैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट वर्णन किया है वैसे आपको इसका वर्णन करना होगा। नासा छिद्र, नासा मार्ग, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, वायु कूपिका, ये पसलियां, डायफ्राम और ये दोनों फेफड़े। तो मानव श्वसन तंत्र है। ठीक है। अब श्वसन की 2 प्रकार की प्रोसेस या प्रक्रियाएं होती हैं। श्वसन की 2 प्रोसेस है, 2 प्रक्रियाएं हैं। अंतः श्वसन और नंबर 2 उच्च श्वसन। श्वसन की क्रिया विधियां हैं ये। मतलब अंतः श्वसन वायु को अंदर लेना और उच्च श्वसन वायु को बाहर निकालना। ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, श्वसन की प्रक्रियाओं को का वर्णन कीजिए। तो 2 तरह की विधियां हैं। पहली विधि में क्या होता है, हम अंतः श्वसन के अंतर्गत कहेंगे कि जब डायफ्राम की पेशियों में संकुचन होता है तो मांसपेशियां सिकुड़ने के कारण पसलियां बाहर की ओर खुलती हैं, और पसलियां जब बाहर की ओर खुलती हैं तो फेफड़ों को फैलने का स्थान मिल जाता है, जिससे बाहर की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। बाहर की वायु का फेफड़ों में प्रवेश करना अंतः श्वसन कहलाता है। ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का या बाहर की वायु का फेफड़ों तक पहुंचना अंतः श्वसन है। बाकी आपको पूरी प्रोसेस लिखना है कि जब मांसपेशियों में डायफ्राम की पेशियों में संकुचन होगा तो ये क्रिया होगी। और उच्च श्वसन होगा कि जब डायफ्राम की पेशियां वापस से सामान्य स्थिति में आती है, सामान्य अवस्था में लौटती है, तो ये पसलियां वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। जब पसलियां प्रारंभिक स्थिति में आती है तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। उस दबाव के कारण फेफड़ों से वायु या कार्बन डाइऑक्साइड पूरे श्वसन सिस्टम में या श्वास नली में नासा मार्ग में होती हुई
शरीर से बाहर निकलती है, उस क्रिया को उच्च श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि अंत श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचना, और उच्च श्वसन का मतलब है फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से